एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में अग्निकांड ने कई परिवारों को ऐसे अंधेरे में घेर दिया कि सोमवार की सुबह भी रोशनी नहीं ला पाई। आग की लपटें बुझ जरूर गई, पर पीड़ितों के सीने में अब भी धधक रही है। भरोसा जो स्वाहा हुआ है, सुलगते धधकते सवालों को चुप्पी की राख ढक नहीं सकती। आज वही उठाएंगे प्राइम डिबेट में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। लापरवाही थी, दुर्भाग्य था, मुआवजा तो दिया है। क्या यही ऐसी घटनाओं का इंसाफ है? जांच कमेटी बनाई जिसमें विपक्ष का एक भी चेहरा नहीं। मर्जी की रिपोर्ट बनाना है, न्यायिक जांच क्यों नहीं? क्या यह पता चल जाएगा कि स्टाफ भागने में उस्ताद है? सुरक्षा ऑडिट कागजों का खेल है? फायर फाइटिंग उपकरण अस्पतालों की सुंदरता का साजो सामान मात्र है? सरकारी शब्द से यूं ही लोगों को चिढ़ नहीं होती, और अब तो ये मौतों का कारण हर कभी बनने लगे हैं। खांसी की दवा खांसी नहीं, मरीज को गायब कर रही हो। अस्पताल में मरीज की अंत्येष्टि हो जाए तो क्या हम वोट डालकर सरकारें चुनते हैं या हत्यारे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी की ओर से शैलेंद्र सिंह गुर्जर जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की ओर से राजकुमार शर्मा और रिटायर्ड आईएएस अजीत कुमार सिंह जी भी मेरे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। शैलेंद्र भाई, ये मौतें पीछा नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ेंगी। झालावाड़ वाले में तो आप किसी तरीके से वो जो स्कूल में हादसा हुआ था बचकर अपने लिए रास्ता निकाल पाए, लेकिन अब वो रास्ते भी बंद हो चुके हैं सर। नहीं स्वप्निल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार कोई रास्ता नहीं निकालती है। हम समस्या का समाधान करने में विश्वास करते हैं। और जो ये घटना हुई है एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में, उसके आईसीयू में, वाकई अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, कष्टदायक है, पीड़ादायक है, जिसका शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अब आपने देखा कि तुरंत मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कितने संवेदनशीलता के साथ रात के 2:30 बजे एसएमएस अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहां पे जो व्यवस्थाएं उनको चाबंद करने की कोशिश करते हैं, जो घायल है उनका इलाज प्रॉपर हो सके, परिजनों को ढांढस बनाते हैं। इसमें नया क्या है? इस तरह के हादसों में सीएम पहुंचते हैं, उन्होंने नया क्या किया? नए के नाम पर आप जांच के नाम पर बलि के बकरे ढूंढ रहे हैं। आप तो बलि के बकरे ढूंढ रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, हमने जांच कमेटी भी बिठा दी है और आपको मालूम है कि कार्रवाई भी की। हम किसी भी दोषी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो मानवीय गलती से हो या तकनीकी से हो। और मैं कह रहा हूं जांच कमेटी में आप ही के लोग हैं, और मैं खुले दिल से कह रहा हूं, आप ही के लोग हैं। विपक्ष का एक चेहरा नहीं डाला। यही गहलोत राज में हुआ होता तो आप कहते न्यायिक जांच कराओ, न्यायिक जांच कराओ, न्यायिक जांच कराओ। आप क्यों नहीं करा रहे हो? स्वप्निल जी, देखिए, ये इतना गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। हमारी संवेदनाएं हैं जिनके साथ ये हादसा घटित हो गया, जिन परिवारों में मृतकों को ईश्वर उनके अपने चरणों में स्थान दे। आप देखिए ना कि तुरंत एक्शन लेते हुए कमेटी का गठन किया गया, और जो एसएमएस के अधीक्षक हैं डॉक्टर सुशील भाटी और जो ट्रॉमा प्रभारी हैं डॉक्टर अनुराग धाकड़, उनको पद से हटा दिया गया है। डॉक्टर भाटी के खिलाफ कार्रवाई डॉक्टर भाटी दो सेकंड डॉक्टर भाटी, डॉक्टर सुशील भाटी, इन्होंने मई 2025 में वीआरएस के लिए आवेदन किया था। आपने उनको निलंबित कर दिया, ठीक है। इसीलिए तो कह रहा हूं आप बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं साहब। नहीं, बलि का बकरा नहीं ढूंढ रहे। अरे तो जिसने मई 2025 में वीआरएस मांगा और जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अस्पताल के हालात से परेशान होकर वो आदमी वीआरएस मांग रहा है, उसको आपने सस्पेंड भी कर दिया, तो फिर आपने इसमें कार्रवाई क्या की? नहीं, हमने एक्सीएन के खिलाफ कार्रवाई की है, और जो शॉर्ट सर्किट से आग लगी और आग से फिर धुआं उठा, जिसके कारण ये सारी घटनाक्रम हुआ। आप देखिए, उस फायर जो सिस्टम को संभालने वाली कंपनी थी, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। और क्या ये चीजें अगर आपने सुरक्षा ऑडिट कराई होती तो सामने नहीं आ जाता? नहीं, निश्चित तौर पर। आप देखिए, हम लगातार माननीय भजनलाल सरकार राजस्थान के नागरिकों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, सुरक्षित रहें, उनका इलाज प्रॉपर हो सके, सस्ती दवाएं उसके लिए नेग्लिजेंस नहीं हो सकती। ये घटना आपकी नेग्लिजेंस से हुई है, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि सुरक्षा ऑडिट लास्ट कब हुई थी किसी को नहीं पता। आखिरी बार फायर फाइटिंग की प्रैक्टिस इन लोगों ने कब की थी किसी को नहीं पता। नहीं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कमी रही है, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, तभी जाके कोई घटनाएं होती है। और आपने देखा कि हम कोशिश कर रहे हैं लगातार, जो उपकरण खराब थे उनको भी चेंज करने का काम किया, नवीन तकनीकी लाए। हमने पैरामेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को किस तरह से भर्ती करने का भी काम किया लगातार। 10,000 से अधिक भर्ती राजस्थान में कर चुके हैं, और मरीज मर गए, वो जलकर मर गए। उनकी अंत्येष्टि हुई है सर, बिल्कुल उनकी अंत्येष्टि हुई है। बिल्कुल
बहुत ही दुखद घटना है, पीड़ादायक है। इसीलिए माननीय भजनलाल सरकार ने, आप देखिए, रात को पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया, घायलों का उपचार करा। किस तरह से धुआं होने के बावजूद, वहां धुआं इतना हो चुका था, उसके बावजूद भी सर फायर मैं ब्रिगेड ये वाले कह रहा हूं कि कर्मी सीएम अंदर कोई जाके भी होता, बचाने का काम किया। जो बगल में सीएम कोई भी होता, ये ट्रॉमा किसी की भी अस्पताल, सरकार होती, सीएम को वहां पर जाना पड़ता। पार्टी विद डिफरेंस में हमने डिफरेंस कुछ नहीं देखा। दिन भर में मुझे एक डिफरेंस नजर नहीं आया कि मैं ये कहूं ये बीजेपी है जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहलाना पसंद करती है। वही रूटीन के घिसे पीटे जवाब, उसी टाइप की कार्रवाई और वही शब्द जो अमूमन इस्तेमाल होते हैं, वही सब मैं देख रहा हूं। शैलेंद्र भाई, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ये फैक्ट है और इसे कोई नकार नहीं सकता। राजकुमार शर्मा, मुझे शिकायत विपक्ष से भी है, मैं बताता हूं मेरे को शिकायत विपक्ष से क्यों है। ये सारा सॉल्यूशन विधानसभा में हो सकता है, लेकिन आप तो आपकी दादी पर चिल्लाओगे, एसआईआर पर चिल्लाओगे। डोटासरा आज क्यों गए, किस मुंह से गए? विधानसभा में तो वो बैठ नहीं रहे, क्यों गए? अशोक गहलोत विधानसभा की कार्रवाई में न के बराबर शामिल होते हैं, क्यों गए? सियासत करने गए। कौन सा, जहां सोल्यूशन होना था वहां आपको बैठना नहीं है, चर्चाएं नहीं करनी है, वहां तो आपको कुछ अलग ही राग पकड़ के रखना है। और आज आपको दिखाने के लिए कि साहब बहुत अच्छा मौका है, कैमरे रहेंगे, मीडिया वाले रहेंगे, खबर कवर हो रही होगी, चलो पहुंच जाते हैं। स्वप्निल जी, सबसे पहले मैं अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी की ओर से जिन लोगों की भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार के कारण एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा अस्पताल में मौत हुई है, अच्छा, उनको विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं और उनके परिजनों को सांत्वना देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति दे इस दुख को सहन करने की। खेल गए आप सियासत। ये जो घटना हुई है, ये जो घटना है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स के लिए तो गए थे। डोटासरा साहब वहां से समाधान निकाल कर लाए क्या? अशोक गहलोत समाधान निकाल कर लाए क्या? सचिन पायलट जगह जगह बयान देकर समाधान निकाल रहे हैं क्या? वो समाधान तो विधानसभा में निकलता, जहां आप लोगों को बैठना तक नागवार लगता है। स्वप्निल जी, हिंदुस्तान के नागरिक की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा। और डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी मानती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री अपने आप को मानते हैं और उनके लाडले राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और लगातार मैं 5-6 दिन से डिबेट इसी बात पे कर रहा हूं कि चिकित्सा विभाग में दवाई गलत पीने से मर गया, उसके 2 महीने पहले छत गिरने से बच्चे मर गए। और ताज्जुब इस बात का होता है कि इतने पढ़े लिखे और समझदार मंत्री 2 या 3 या कुछ घंटों के पश्चात अपने डिपार्टमेंट को, अधिकारी को क्लीन चिट देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। एसएमएस अस्पताल के सारे डॉक्टर, पर सर मैं ये कह रहा हूं ना कि कितना अच्छा मंच है आप लोगों के पास विधानसभा का, जहां आप बैठने को तैयार नहीं होते। अगर पिछले सत्र में आपके किसी माननीय विधायक ने ये मुद्दा उठा दिया होता कि साहब अस्पतालों की ये परिस्थितियां हैं, या डोटासरा नहीं उठा लिया होता, लेकिन डोटासरा वो तो एब्सेंट थे ना पिछले सत्र में पूरा, और उसके पिछले सत्र में आखिर में उन्होंने एब्सेंट होना चुन लिया था क्योंकि आपकी दादी पर कांग्रेस चिल्ला रही थी, किसानों पर नहीं चिल्ला रही थी, वो अस्पतालों पर नहीं चिल्ला रही थी। कपिल जी, मैंने क्या कहा? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, हाँ, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनको हिंदुस्तान की जनता चाहती है, सरकार किसी की भी हो। हाँ, चाहे विधानसभा में मुद्दा उठाए, चाहे लोकसभा में उठाए, चाहे सड़क पर उठाए। हाँ। अब ये बीजेपी वाले सुबह से मैं देख रहा हूँ लगातार बयान दे रहे हैं। अस्पताल पर नहीं, 2 सेकंड बहुत अच्छी बात कही आपने। आप सड़क पर उठाइए, आप सड़क पर उठाइए। पिछले 1.5 साल में एक बार भी अस्पतालों की हालत पर लेकर आप सड़क पर कब उतरे, मुझे बता दीजिए। कोई जिले लेवल पर भी अगर कुछ हुआ हो तो बता दीजिए। स्वप्निल जी, राजस्थान में एक नौजवान भूखा बैठा था, अभी उसका क्या हाल किया सरकार ने? वो नौजवान कांग्रेसी नहीं है, उस नौजवान ने अपने कारण उठाए। क्या कोई कांग्रेसी भूखा बैठा पिछले 1.5 साल में? क्या कोई कांग्रेसी भूखा बैठा पिछले 1.5 साल में? एक नौजवान ने राजस्थान विश्वविद्यालय में गलत परंपराओं की उंगली उठाई, आज वो जेल में है। तो भारतीय जनता पार्टी कितनी जेलें भर दे कांग्रेस पार्टी? वो अकेला जेल में है, आप उसके लिए सड़कों पर नहीं है। राजस्थान की आवाम के इस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, पत्रकार साथियों से भी निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके सरकार की खिंचाई करना चालू करिए, क्योंकि ये सरकार। राजकुमार भाई, मुझे नहीं पता आप मेरे साथ कितनी डिबेट्स में बैठ चुके हैं, लेकिन राजकुमार भाई, जहां जहां सरकार को खिंचाई की जरूरत है मैं हमेशा करता रहा हूं। और आज आपके पास आने से पहले मैंने शैलेंद्र सिंह गुर्जर को इसी बात पर उनकी खिंचाई की। तो ये आप इस बात को ये नहीं कह सकते कि मैं यहां पर बायस्ड होकर बैठा हूं। मुझे शिकायत उनसे है, मुझे शिकायत आपसे है, और मुझे शिकायत सरकारों से है, क्योंकि हम वोट डालते हैं सरकार बनाने के लिए, हत्यारे चुनने के लिए नहीं। स्वप्निल जी, स्कूल कांड में झालावाड़ के अंदर जिन बच्चों की डेथ हुई थी, वो भी मैंने बोला। पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं,
किस बड़े व्यक्ति को सस्पेंड किया? तो वो अरे साहब, तो वो फिर विधानसभा, फिर वही बात है, फिर विधानसभा में आप कर क्या रहे थे? ठीक है, अजीत कुमार सिंह जी, अजीत कुमार सिंह जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं सर। मैं लिटरली समझना चाहता हूं, मतलब अगर मेरी अल्प समझ मुझे इसमें 50 खामियां दिखा रही हैं, तो आप तो इस तरह की जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं, तो आप तो उस 50 की लिस्ट को 100 तक पहुंचा सकते हैं। यहां तो यह स्थिति है कि मैं जिस जगह से देखने की शुरुआत करता हूं, मुझे लगता है यहां नेग्लिजेंस है, यहां नेग्लिजेंस है, यहां नेग्लिजेंस है। जी, इसमें तो कोई शक है नहीं कि नेग्लिजेंस हुई है और उसी कारण से ये हादसा हुआ है। लेकिन नेग्लिजेंस के लिए कौन जिम्मेवार है, उसके लिए एक थोड़ी सी मैं पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा। देखिए, ये आग लगाना या आग बुझाना जो है, ये डॉक्टर्स का काम नहीं है। इसके लिए क्या है कि प्रशासन जो बोलते हैं, हॉस्पिटल प्रशासन या हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मेरे हिसाब से जिम्मेवारी उसकी होनी चाहिए। कारण क्या है मैं आपको बताता हूं कि देखिए, खास करके सिर्फ हॉस्पिटल्स के लिए और उनमें भी फायर सेफ्टी कैसी होनी चाहिए और फायर कंट्रोल कैसा होना चाहिए, उसके लिए कुछ नियम कानून बने हुए हैं और गाइडलाइंस। नेशनल बिल्डिंग कोड जो है 2016 का, उसमें स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट में फायर प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। उसी तरह से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, उसने 2008 में एक बहुत डिटेल्ड जो है गाइडलाइंस दिया हुआ है, इशू किया हुआ है। और तीसरा जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनका भी ये गाइडलाइंस है कि हॉस्पिटल्स में खास करके फायर के लिए प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए क्या क्या मतलब की स्टेप्स होनी चाहिए। तो ये एक प्रशासनिक इशू है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप देखेंगे कि जैसे कि राजस्थान में जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट जो है, खास करके बड़े हॉस्पिटल जहां होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट की जो बात है, वहां पे आप देखेंगे कि ये काम जो है, जो प्रिंसिपल साहब होते हैं या जो सुपरिटेंडेंट साहब होते हैं, उनके जिम्मे दे दिया जाता है। अब उनके पास देखिए कितने कर्तव्य होते हैं। एक तो उनका जो डोमेन काम है, मतलब कि मेडिकल एंड हेल्थ से रिलेटेड, वो अपना पेशेंट्स को देखना वगैरह। दूसरा जो है कॉलेज में क्या हो रहा है, शिक्षा, उसके बारे में। तीसरा, वो बेचारे काफी को मैंने देखा है, काफी प्रिंसिपल्स और सुपरिटेंडेंट्स को, कि वो मतलब कि कम से कम 25% टाइम तो अपना जो है वो सेक्रेटेरिएट में मीटिंग्स। तो सर ये रोज रोज तो करना नहीं है सर, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ, ये रोज रोज तो करना नहीं है। ये तो 1-2 महीने 3 महीने में एक बार समय निकालकर ड्रिल के जरिए हो सकता है। दूसरा, फायर फाइटिंग की ड्रिल्स होती है जिसमें सभी की जिम्मेदारियां होती हैं। यहाँ तो गार्ड को बताया कि साहब धुआं निकल रहा है, गार्ड ने बोला मुझे 240 रुपए सैलरी मिलती है पर डे की, मैं नहीं देख रहा। मैं उसी पे आ रहा था कि जो ये जिम्मेवारियां जो दी गई हैं प्रिंसिपल साहब को या मतलब कि सुपरिटेंडेंट साहब को, जो कि डॉक्टर्स होते हैं, उसके बदले पे जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे एक पूर्णकालीन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। अब इसको आप या तो कोई मतलब कि जो कि सरकार में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, जैसे कि आईएएस है, या तो आप उनको लगा सकते हैं, जैसे कि एम्स में है और भी कई चंडीगढ़ वगैरह में भी है, या फिर तो एक स्पेसिफिक कोर्स होता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, जो कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, संस्थानों में पढ़ाया जा रहा है। तो आपको फुल टाइम एक अथॉरिटी इस तरह की वहां पे ऑफिसर होना चाहिए, जो कि समय समय पे इसको देखते रहे कि जो गाइडलाइंस है उनकी पूर्ति हो रही है या नहीं। जो आपने जो ड्रिल की बात की, वो ड्रिल हो रहा है कि नहीं, क्या स्टेट जो मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये क्या डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा है, और वो टाइम टू टाइम ड्रिल करा रहे हैं कि नहीं, क्या सिविल डिफेंस वाले हैं जिनका काम है ये सर। और दूसरा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी तरह का एक हादसा होता है तो और भी तरह के हादसे हो सकते हैं। जब अगर स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट कराना चालू किया गया था तो उसी वक्त अस्पतालों के सुरक्षा ऑडिट का थॉट दिमाग में क्यों नहीं आया, या तो ब्यूरोक्रेसी के या सरकारों के, आई डोंट नो। और दूसरा, चलिए मैं भी इस जगह पर गलत हूं, शैलेंद्र भाई मैं आपके पास आऊंगा,
हम भी इस जगह पर गलत हैं। हमें अस्पतालों का रियलिटी चेक दरअसल पहले करना चाहिए था, लेकिन आज इस घटना के होने के बाद 8 जिलों के सरकारी अस्पताल में मैंने अपने रिपोर्टर्स भेजे। 8 में से 7 में स्थिति पैथेटिक है, पैथेटिक। मतलब अब आप भगवान से प्रार्थना कीजिए बैठकर कि वहां कुछ ना हो जाए। मैं एक सेंटेंस जोड़ना चाहूंगा। हाँ जी जी, शॉर्ट में जोड़ दीजिए प्लीज। हाँ। आप जो मैं देख रहा हूं कि कई लोग जो हैं मंत्री जी से पूछ रहे हैं, सेक्रेटरी साहब से पूछ रहे हैं, लेकिन वो सवाल गलत पूछ रहे हैं। उनसे ये पूछना चाहिए कि माननीय मंत्री महोदय, पिछले 1.5 साल में क्या आपने कोई ऐसी मीटिंग ली जिसमें कि अस्पताल सुरक्षा के बारे में डिस्कस किया गया? एग्जैक्टली ये प्रश्न। शैलेंद्र भाई बताएं। नहीं, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल हमारा दायित्व भी बनता है। और आप देखिए, ऐसा नहीं है, हमने समय समय पर मेंटेनेंस की भी मीटिंगें हुई हैं, किस तरह से सुरक्षा उपकरणों को। तो आपको झूठ बोला गया या आप झूठ सुनकर उठकर आ गए? नहीं, मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए स्वप्निल जी। जैसे पुराने उपकरण थे उनको भी हमने नए उपकरणों में तब्दील किया है, हमने नए इक्विपमेंट भी खरीदे हैं। कोशिश ये करी जाती है कि हम बेहतर करें, हर जिले में हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भारत के, हमारे राजस्थान के नागरिक हैं, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे सके, गुणवत्तापूर्ण इलाज दें। बिना ड्रिल के हालात काबू में कैसे आते हैं? मतलब आप सोचिए, वहां पर जब बताया गया कि साहब धुआं उठ रहा है, देखिए कहां से कुछ हो रहा है, तो बोले नहीं साहब, मुझे पर डे का 240 रुपए मिलता है, मैं क्या देखूं इसमें? देखिए, ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मानवीय ताकि कमी लगी, कहीं ना कहीं आदमी को सोचना चाहिए कि अगर कोई कमी ये लगी कि हम इस सरकार से नहीं डरते, ये सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नहीं है, देखिए, नहीं, माननीय भजनलाल सरकार ने, आपने देखा किस तरह से तुरंत एक्शन लेते हुए जांच कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी, लेकिन जो प्रेजेंट में, जैसे भी बताया सिंह साहब ने भी बताया कि जो अधीक्षक होते हैं या प्रभारी होते हैं, उनको भी हमने अकाउंटेबल मानते हुए पद से हटाया है। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। मैं आपको ये बता दूं, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, ये जो डॉक्टर सुशील भाटी निलंबित किए गए उनके बारे में सुन लीजिए। इनकी नियुक्ति 2024 में हुई थी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का कार्यवाहक अधीक्षक नियुक्त किया गया। वीआरएस के लिए आवेदन उन्होंने मई 2025 में किया। ऐसा माना जा रहा है कि अस्पताल के बिगड़ते हालात से वो परेशान थे। वीआरएस के लिए उन्होंने आवेदन किया और कई विवादित मुद्दों के केंद्र में रहे। अनाधिकृत पार्किंग शुल्क वसूली, एक निजी फर्म के लिए परिसमाप्त क्षतिपूर्ति, जुर्माने की माफी, पीडब्ल्यूडी के संचालन में अनियमितताएं, अस्पताल कैंटीन के बंद होने के केंद्र में रहे। डॉक्टर भाटी ने अपना रीजन वीआरएस के लिए दिया कि पारिवारिक कारण है, लेकिन अभी भी जानकारी यही मिल रही है कि अस्पताल की खराब स्थिति और कुप्रबंधन से वो परेशान थे। आपने दरअसल कुछ पता लगाने की कोशिश ही नहीं की शैलेंद्र भाई। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप बलि का बकरा बना रहे हैं। आप सच्चाई को अभी भी पकड़ना नहीं चाहते। आपने न्यायिक जांच के आदेश क्यों नहीं दिए, सिर्फ इतना बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर माननीय भजनलाल सरकार गंभीर है। आगे और भी आपको ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। और आपने देखा होगा जो टेक्निकल था, एक्सटीएन जो पूरे संभालते हैं कि भाई कहीं जो फॉल्ट हुआ है, क्योंकि ये फॉल्ट के कारण आग लगी और धुआं उठा और उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही मेंटेनेंस की आती है, तो एक्सटीएन को हमने निलंबित करा। शैलेंद्र भाई, जो चीजें इमीडिएट होनी चाहिए, अगर वो समय लेते हैं तो शक बढ़ता है। जैसे जिस फायर वाली कंपनी पर आप लोग एफआईआर करवाने के निर्देश जारी किए हैं, अभी वो एफआईआर दर्ज होगी। ये तो सुबह भी हो सकता था, घटना के 1.5-2 घंटे बाद भी हो सकता था। इसमें कोई यूरेका मोमेंट तो है नहीं आपके लिए, यूरेका हो गया हो तो आप समय लेकर कर क्या रहे हैं? नहीं, देखिए, घटना के 24 घंटे के अंदर अंदर हमने कार्रवाई की है। माननीय भजनलाल सरकार संवेदनशील है, तभी रात को सीएम साहब पहुंचे, पूरी व्यवस्थाओं को देखा, वहां पर किस तरह के हालात थे उसको संभालने की कोशिश की, निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री भी बाहर होने के कारण अपने विधानसभा क्षेत्र में वो आए और आपने देखा उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया। दादा, उसकी पारदर्शिता पर तो सवाल है। अब देखिए, मैं उस जांच कमेटी की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा हूं। उसमें एक विपक्ष का चेहरा नहीं है, उसमें एक भी विपक्ष का चेहरा नहीं है। ये कोई न्यायिक जांच तो है नहीं, ये तो कमेटी आपके चुने हुए चेहरों की है। तो मुझे तो उसकी पारदर्शिता पर डाउट है। हिम्मत है तो न्यायिक जांच करवाते आप। देखिए स्वप्निल जी, उस पर भी समय आने पे बात रखी जाएगी। आप बताइए 2019 में जब एसएमएस में आग लगी थी, तब क्या कोई विपक्ष को रखा गया था? तो हम इसमें जाना नहीं चाहते हैं, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हमारे 8 लोगों की राजकुमार शर्मा जी हो गई है इसमें। राजकुमार शर्मा जी, हम चाहते हैं कि किसी तरह से राजकुमार शर्मा जी, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है और मैं बीच में नहीं टोकूंगा। विपक्ष के तौर पर इस घटना के बाद आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? राजकुमार शर्मा जी,
स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी तो सबसे बड़ी डिमांड वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार से यही कर रही है कि राजस्थान की जितने भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जितने मूलभूत मुद्दे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से ले, पॉलिटिक्स करने की बजाय राजस्थान के आवाम को संभाले। पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तमाम तरह भाई की आपकी कोई समय डिमांड भूल जाते है हैं स्वप्निल जी। इस घटना के बाद? ये आपकी कोई अपना डिमांड समय है? भूल जाते हैं। राजनीति ना करें राजकुमार जी। राजकुमार जी, मैं आपका आपसे समय बोल भूल रहा हूँ, जाते इस हैं जो घटना आप के बाद, इस घटना से जुड़ी कोई डिमांड्स हैं आपकी? सब स्टैंडर्ड्स नहीं, उपकरण 2 मिनट, 2 खरीदे मिनट, गए शैलेंद्र थे, भाई 2 मिनट, भ्रष्टाचार शैलेंद्र हुआ भाई था, 2 मिनट। पूरे राजकुमार जिलों जी, की हालत खराब इस थी। घटना के बाद, इस घटना से जुड़ी कोई स्पेसिफिक डिमांड्स हैं विपक्ष के पास, या वो यही बोलता रहेगा कि रोटी, कपड़ा, पानी, बिजली, मकान? स्वप्निल जी, हाँ, स्वप्निल जी, समाचार प्लस चैनल जिम्मेदार चैनल है। इसी चैनल ने अभी कुछ दिन पहले भरी बारिश के अंदर एसएमएस अस्पताल पे डिबेट कराई थी, हाँ। और तब भी कांग्रेस पार्टी ने यही कहा था कि राजस्थान में एसएमएस अस्पताल में हो क्या रहा है। मंत्री जी ध्यान दीजिए, मंत्री जी, सरकार जी, मुख्यमंत्री दादा, ध्यान स्पोक्स दीजिए। पर्सन तो कर गंगा देते हैं, नगरी में बहुत बहादुरी कर रहे हैं। विधायक विधानसभा में जाके नहीं करते। बार-बार प्रॉब्लम ये है। और स्वप्निल जी, मैं एक और निवेदन करूं कि न्यायिक जांच इसलिए नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि न्याय के जो सबसे बड़े पद के व्यक्ति हैं, उनकी खुद की सुरक्षा खतरे में है, उनकी खुद की सुरक्षा खतरे में है, उनको खुद को हमला हो रहा है। तो गजब बात है भाई साहब, आज आप सुप्रीम कोर्ट ले गए मामला। मेहरबानी करें, ठीक है, मेहरबानी करें, ठीक है। हिंदुस्तान को संभालें, अजीत भाई जब राजस्थान इतना, को सॉरी संभालें। माफ कीजिएगा, राजकुमार भाई जब इतना देख रहे थे तो वो वकील क्या चिल्ला रहा था वो भी आपको सुनना चाहिए था। हालांकि पूरा गलत हुआ, होना नहीं चाहिए, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन फिर बात वही है ना कि क्या विपक्ष क्रक्स ऑफ द मैटर समझने देखने को तैयार है? यहां पर तो आकर मुझे आप लोगों पर डाउट आ जाता है। अजीत कुमार सिंह जी, मैं आपके एक्सपर्टीज एंगल को टच नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर आपके ह्यूमन एंगल को टच करना चाहता हूं। मैं लिटरली समझना चाहता हूं इस तरह की घटनाओं में असली इंसाफ क्या होगा। देखिए, कोई व्यक्ति संसार से चला जाता है, उसकी तो क्षतिपूर्ति की नहीं जा सकती। हाँ, तो वह मतलब कि अपने मनुष्य के हाथ में है नहीं कि वो किसी तरह का, इस तरह का इंसाफ दे सके कि जो क्षतिपूर्ति हुई है उसको मतलब कि पूरा किया जा सके। लेकिन इंसाफ ये जरूर होना चाहिए कि जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिम्मेवारी किसकी थी, पहले तो ये पता करना चाहिए। हाँ, और उन्होंने जिम्मेवारी पूरी की थी, नहीं की थी, और पूरी करने के बाद अगर एक्सीडेंट हुआ है तो अलग बात। लेकिन अगर उन्होंने अपने बेसिक जिम्मेवारी ही नहीं पूरी की है तो मेरे हिसाब से उनके खिलाफ तो जो है कठोरतम जो प्रावधान है नियमों में, कानून में, उसको लागू जरूर किया जाना चाहिए। ठीक है। और मैंने मोरालिटी का एंगल तो इस डिबेट में टच ही नहीं किया है, क्योंकि मोरालिटी के एंगल पर तो कुछ होना है नहीं, ये तो साफ है। जी। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं शैलेंद्र भाई, कम से कम ये मैसेज पहुंचाइए 7 जिलों के सरकारी अस्पतालों का, आज हमने रियलिटी चेक किया, 8 जिलों के 7 में पैथेटिक कंडीशन, ये बात पहुंचाइए और सीरियसली पहुंचाइए, क्योंकि अब इस तरह की घटनाओं पर दोबारा बहस करने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पाऊंगा। आज की तस्वीरों ने, आज की कहानियों ने मुझे बहुत रुलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।